दिन में जो अपकमिंग 2 दिन है, 20/7 और 21/7, 6 बजे वाली जो क्लास होगी 6 PM पे, ये मैथ की है। ठीक है दानियाल, इसमें मैं मुझे दोबारा सेंड कर दीजिएगा ताकि कल मैं एक ही बार बैठूँ तो जो भी उसमें होंगे वो आ जाएंगे। जी, इसमें मोहिबुल्ला, इसमें आप बताएं आपका इसमें क्या है इसमें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा तो ये इशू था कि ऑफिस के साथ ना थोड़ा सा चीज़ें मैनेज करना मुश्किल हो रही थी। तो टेस्ट जो है वो माशाल्लाह से बड़े धड़ाधड़ जो है वो मौके जो है वो टेस्ट आ रहे थे। वो उसको प्रॉपरली टाइम नहीं मिल रहा उनको कंप्लीट करने का। अभी तक जो है वो 14 में से तकरीबन 8 को अटेम्प्ट कर चुका हूँ। ठीक हो गया। तो मैंने कहा उसके लिए जो है वो थोड़ा सा अगर स्पेस दे दें या बस इसी स्पीड के साथ चलेंगे। टेस्ट जो है वो 29 तक ही अवेलेबल है। 29 मैंने बल्कि 6-7 तो ओपन भी कर दिए, दोबारा अटेम्प्ट करना चाहें तो डेफिनेटली टेस्ट, 3-3 टेस्ट पर डे हो रहे हैं, तो इसमें इशू तो डेफिनेटली आना है कि हम तैयारी भी कर रहे हैं, क्लास भी पढ़ रहे हैं और टेस्ट भी हो रहे हैं। एग्जैक्टली सर। असल में ऑफिस टाइमिंग ये होती है कि सुबह 8 से शायद जो है ना वो शाम तक 5 बजे तक 6 बजे तक वो टाइम ही नहीं मिलता। इस वजह शुक्र से करें, मैंने अभी शुक्र करें कि ये टेस्ट पीडीएफ में नहीं है कि पीडीएफ हाँ में आपको सेंड करें और आप फिर पेज पे सॉल्व करें। एग्जैक्टली सर। चले बिल्कुल, बहरहाल जब सर। लास्ट पेपर जब तक नहीं होता, इसमें ना मैंने अभी तक कोई लेक्चर डिलीट किया, हालांकि अगले सेशन में मैंने स्ट्रिक्टली सोचा है कि जस्ट 24 आवर जो है वो रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो, क्योंकि आप भी मानेंगे कि आपकी बहुत सारी वीडियोस पेंडिंग रह गई होंगी सिर्फ इसी वजह से कि जी अवेलेबल है। तो ये एक एक हमारी जो है वो एक ह्यूमन साइकी है। ठीक है, तो नेक्स्ट में तो जिसमें जो अब इसमें एक एक्सक्लूसिव सेशन मैंने स्टार्ट करना है अगस्त में पीपीएससी का, क्योंकि ये एफपीएससी का था, वो पीपीएससी का होना है। और जस्ट 24 आवर, 24 आवर के बाद हर सूरत में उसको डिलीट कर देना है। सोल्यूशन की मेल नहीं आती, जाहिर सी बात है, फिर वो उस मेल उसी सूरत में आएगी जब उसमें क्या कहते हैं, रिस्ट्रिक्टेड होगा वन पे और ईमेल पे। पीपीएससी की जॉब जब भी आनी है, इस बार पेपर स्विफ्टली होने हैं, और इसमें बहुत सारी चीजें पेंडिंग है, रिक्वेजिशन पेंडिंग है। खैर ये एक इरेलीवेंट हो जाएगी, ये बात की बात है। ये इसको छोड़े, आज के हवाले से इस सेशन की वाली बात करें, इसमें कि जो अभी जो इसमें जो जो चीजें करनी है, 2 दिन मैथ का हो गया और इसमें बताएं। अच्छा, इसमें और जो चीजें इसमें एक 20, 21, 22 और 23, कल इंशाल्लाह हर सूरत में मैं सेंटेंस कंप्लीशन जो है ये सेंड करूंगा आपको, पास्ट वाले सारे। और मैं कोशिश करूंगा कि इसका एक शॉर्ट सा टेस्ट अलग से भी कर लें, इसको पढ़ भी लीजिएगा और ये भी इसमें कर लीजिएगा। एक चीज हो गई। दूसरा, ग्रामर जो पास्ट पेपर में आ चुकी है, वहां से आपको काफी चीजें, आखिरी दिनों में वैसे बंदे का दिमाग बड़ी स्पीड से घूमता है और चलता भी बड़ी स्पीड से, चीजें बंदा करता है। 2 चीजें हो गई, और कौन सी चीज है? अच्छा, वोकेबलरी के टेस्ट, इसमें मैं एक और आपको अच्छा, 1 मिनट, वोकैब पे मैं आता हूँ, 1 मिनट। 2 चीजें हो गई, 20, 21, 22 को। और कौन सी चीज है? प्रेपोजिशन। उस पे मैं आता हूँ, सेरोनिम्स एंटोनिम्स पे प्रेपोजिशन। और बिल्कुल हुई है क्लास, उसकी रिकॉर्डिंग मैंने सेंड करनी है, उसकी रिकॉर्डिंग अभी सेंड नहीं की, आई थी। जो मैंने बुक दी है उसी में से तो आपके टेस्ट हो रहे हैं सारे, उसी में से क्लास हो रही है। अच्छा, प्रेपोजिशन और एक और भी हेड था इसका। नहीं, इडियम्स नहीं आएंगे, इडियम्स 1, 2 बार आए हुए, लेकिन 14 स्केल पे दिए हुए हैं इसके, 16 और 17 पे कहीं भी इडियम्स नहीं। फ्रेजल किसी हद, नरेशन को तो इसमें बस वैसे ही आप दोहरा लें जैसे जिलानी साहब वाली हैं, या उसमें सेंटेंस करेक्शन, प्रोवर्ब्स भी हमने इरेलीवेंट किए थे, उस वक्त हमने टाइम वेस्ट किया। एक चीज और भी थी, सेंटेंस कंप्लीशन है, ग्रामर है, प्रेपोजिशन है, और चले ये नारेशन, करेक्शन,
स्ट्रक्चर, ये इसी में आएंगे, पार्ट ऑफ स्पीच ग्रामर में। चलें, इस तरह की जितनी भी चीजें होंगी ये 23, ये कोई स्क्रीनशॉट ले लें इसका, इसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड कर दें, क्योंकि अभी ये रिमूव होगा तो ये खत्म हो जाएगा। इसमें इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मुझे बता दें इसका, तो फिर मैं वो कैब का बताता हूँ। चलिए, अच्छा अब आ जाए वो कैब। वो कैब के दो सोर्सेज, इसको हमने बहुत पेंडिंग किया और एक है बैर। इसके टोटल बनते हैं, अगर 50 नंबर इनफ होते हैं, 10 टेस्ट। ये सिंगल पोस्ट में भेज दूं, ये आपको बाद में भी अवेलेबल रहेंगे सेशन के बाद। 50 नंबर के टेस्ट होंगे, 5 टेस्ट जो है वो ऑलमोस्ट सिनोनिम्स के बनेंगे और 5 एंटोनिम्स के बनेंगे। जिस पोर्शन को आप तैयार करना चाह रहे हैं 50 नंबर तैयार करें, उसके बाद टेस्ट अवेलेबल, उससे आप टेस्ट अटेम्प्ट कर लें और देख लें कितना होगा। ये एक ही पोस्ट में होगा, ठीक है। ये 10 इस तरह से कर देता हूँ, और बैरन के 100 नंबर ज्यादा हो जाएंगे वो कैब के। 75 मार्क्स का एक टेस्ट रख लेते हैं सेनोनिम्स का, और जो सेनोनिम्स में आएंगे उनको एंटोनिम्स में डालेंगे, और 75 एंटोनिम्स का करते हैं 2 टेस्ट। ये 28 से सारे अलग हैं। इसमें कोई मॉडिफिकेशन है तो बता दो। बस यही तो मसला है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि इसमें 100 नंबर वाला बहुत लेंथी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, जितना भी टाइम है इसमें मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ी नींद मजीद कम करें, और जितना इसमें जो है वो अ, हो सकता है इसको हम करें। चलिए 75 के भी नहीं करते, 50-50 के दो दो कर ले। 501 की मैं एक ही फाइल सेंड कर देता हूँ, एक ही पोस्ट होगी, उसमें सारे 10 लिंक्स होंगे। ये अलग हो गया, इसको आप सेव कर लेंगे, फिर मैंने नहीं देने आपको, और ये मैंने डिलीट भी नहीं कर, ठीक है। इसको आप सेव कर लें, आप टेलीग्राम पे सेव कर लें, मेल कर लें खुद को, जो भी आप करना चाहते हैं आप कर लें। इनको मैंने डेल नहीं करना। ये मे बी इसको डेल करें या ना करें एक ही बात है। तो 2 टेस्ट इसमें सेनोनिम्स के, और 2 टेस्ट एंटोनिम्स के। 4 ही दिन रहते हैं ये, इसी तरह से एक एक टेस्ट इसका कर लेते हैं। एक दिन सेनोनिम्स, फिर वो उसको रिपीट नहीं करेंगे एंटोनिम्स में, एंटोनिम्स अलग वाले हो जाएंगे, फिर सेनोनिम्स अलग और एंटोनिम्स अलग। जी सलीम, इसमें आप बताएं इसमें, या फिर हम एक्ट स्टार्ट करते हैं इसमें। जी जी बताएं आप। जी सर, ये पूछना था कि एफपीएससी में जो इंग्लिश है, इंग्लिश में ये भी सुनने में आता है कि 10 नंबर जो है लेना मस्ट होता है, या 12 नंबर के उसमें भी पास करना मस्ट होता है। अच्छा, इस बात को हमने बिल्कुल स्टार्ट में पहले दिन, इंग्लिश वाले दिन इसको डिस्कस किया था। ये पहले मिथ जरूर था, ऐसा कहा जाता था, लेकिन जब से ये डीएमसी आना शुरू हुई है और इसमें कार्बन कॉपी हुई है, तो अब उसके बाद ऐसा कुछ नहीं रहा। इवन मेल भी इसको की गई तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ओवरऑल मेरिट बनता है। बिल्कुल सही है। एग्जैक्टली ऐसा, मतलब पहले मिथ जरूर था, ये कहा जाता था कि इंग्लिश पास करना, क्योंकि पता ही नहीं होता था कि रिजल्ट क्या आया है क्या नहीं आया, मेरिट क्या है क्या नहीं है। अब जो कच्चा चट्टा है हमारा, वो तो पेपर वाले दिन हमें मिल जाएगा, बाकी देखी जाएगी जब भी होगा। जी सर। ठीक। चलें ठीक हो, इसमें और कोई बात है तो इसमें मुझे बता दें, कोई भी इसमें आपने करना चाह रहा है, कोई और मॉडिफिकेशन है। सर इसमें एक क्वेश्चन था कि जो सिनोनिम है वो पास पेपर के रिवाइज करें, या कि मतलब 501 और बैरन जो आप बता रहे हैं
ये ये क्या भी कर ले, मैं पास पेपर वाले भी सेंड कर दूंगा। सही है सर? अगर आप पास पेपर वाले प्रोवाइड कर दें तो। पास पेपर वाले भी कल मैं कर दूंगा। और ग्रामर ग्रामर में अगर आप पास पेपर अगर हो सके तो। जो मैंने पहले बात की है, जो मैंने 3-4 चीजें, वो सारी पास पेपर वाली की। ठीक है सर। ये 23 को डिस्कस करेंगे हम आज, ये फिर उसको 23 वाले दिन हमने यही करना, 23 को कुछ भी नहीं पढ़ना। और 23 को सर हमने जो क्या मैथ, पढ़ना है, 24 को पेपर देना है। सर आपने जो मैथ के हैं वो शेयर किए हैं हम्म, अर्थमेटिक बेसिक, वो पास पेपर एफपीएससी के हैं या पीपीएससी के हैं? नहीं, मिक्सअप है, दोनों मिक्सअप। ये ग्रुप सही में है। ऑलरेडी शेयर है, ग्रुप में पहले शेयर किए हुए हैं, वहां पे आपकी जी जी, शेयर शेयर तो है, वो ही पूछना था कि एफपीएससी के हैं या ठीक हो गया। पीपीओ। दोनों के मिक्सअप है, जो बस आज है, जो मेथड उसमें होगा, अल्लाह मालिक है, कर लेंगे। सही है। हाँ जी, प्रैक्टिस कर लें, लाजमी जितनी चीजें हो सकती हैं प्रैक्टिस करें। मैं शुरू दिन से आपके साथ हूँ। मैं अभी देख रहा था कि मैं 1-1.5 मिनट लेट हो गया हूँ। मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं टाइम पे ही, जो है जैसे हमारा क्लास का एक टाइम है, उसी स्केड्यूल के मुताबिक ही चले। चलें, इसमें बस जो है वो मेहनत करें आप, जितना मुझसे पॉसिबल है, शायद मैं उतना कर रहा हूँ। तो बाकी जो है वो अल्लाह बेहतर करेगा, अच्छे की उम्मीद रखें। चलें जी, हम आते हैं अब एक्ट पे। और चलें इसमें बस इसमें हम क्वालिफाई करें। अच्छा, इसमें एक और मैं थोड़ी सी एक बात कहता हूँ कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है। हम पास करें, क्वालिफाई करें ना करें, लेकिन खुद से मुतमईन हो गया कि हमने जितनी मेहनत की थी, हमने वो परफॉर्म किया है वहां पे। एक चीज होता है ना कि बंदा जो है वो खुद ही बड़ा जो है वो गैर मुतमईन सा होता है कि मैं ये करता, मैं या वो किया, बस खुद से हम सेटिस्फाई हो के आए। बाकी चीजें कभी देर लग भी जाती है, कभी जल्दी हो जाती हैं, तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। तो बस दुआ करते रहा करें, अच्छे की उम्मीद रखा करें। और मैं आपको एक छोटा सा इसमें शेयर करता हूँ। मुझे याद है जब पीएमएस का रिजल्ट आया, पीएमएस 2020 का, अब नॉट रिकमेंडेड था मैं उसमें। तो उसमें जो है रिजल्ट ऑलमोस्ट 5 बजे के करीब आया, 5 PM। उस दिन मेरी कोई डेमो क्लास थी करंट अफेयर की, और क्लास के दौरान ही मुझे जो है वो रिजल्ट का पता चला, और मुझे मैसेज मिला कि रिजल्ट आया और नॉट रिकमेंडेड हो। और क्लास उसके बाद भी जो है 25 मिनट जारी रही। शायद आवाज में थोड़ा फर्क पड़ा होगा डेफिनेटली, और पसीना बस मुझे बहुत आया, बाकी कुछ नहीं हुआ। फिर उठ के मुंह हाथ धोया, और फिर अल्लाह से दुआ की, चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कोई बात नहीं, हो जाता है। लेकिन मैं हर तरह से खुद से मुतमईन था, रिटर्न के हवाले से और इंटरव्यू के हवाले से। तो जो मुझसे पॉसिबल था मैंने वो परफॉर्म किया था, बाकी देखा जाएगा जो भी होगा। चलें जी, हम आते हैं आज आपके टॉपिक की तरफ। और बिल्कुल ये भी बहुत अच्छी पोस्ट है, इस पे भी मेहनत करें और बहुत कुछ मिल जाता है, जिंदगी है ये, चलती रहती हैं चीजें। चलें जी, मैंने यहाँ पे लिखा है 19 FIA एक्ट 1975। ये ठीक है या गलत है? कानून, मैं स्पेशल एजुकेशन में सर्व कर रहा हूँ 2015 से। अच्छा, अगर सवाल आ जाता है कि FIA एक्ट 1974 आल्सो कॉल्ड, ये सिर्फ एक ही सूरत में है, जब हमें वो 74 मेंशन कर दे और साथ वो पूछ ले कि आल्सो कॉल्ड FIA एक्ट 1975 या एक्ट 8 ऑफ 1975। इसको याद रखना है, अदरवाइज हम इसको 74 ही पढ़ेंगे और 74 ही लिखेंगे। सिर्फ एक सूरत में ये मॉडिफाई होगा, जब आल्सो कार्ड प्रॉपर वो लिखते और उसके बाद आगे बात करें जी आल्सो कार्ड। ये क्लियर है इसमें 74 और 75 का चक्कर? ठीक है। चलें, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं नोट्स को थोड़ी सी आपको डाइसेक्शन उसकी बता देता हूँ। नोट्स आप सबके पास हैं, उसमें पहला पोर्शन है FIA एक्ट।
उसमें एक एक लाइन के जो है वो एमसीक्यूज मैंने बना दिए, एक एक सेक्शन के। मैं रिपीट कर देता हूँ इसको, एक एक सेक्शन के एमसीक्यूज बना दिए। इसमें कोई जो है वो बाहर से एडिशन नहीं की, सिर्फ एक्ट के एमसीक्यूज है जो सेक्शन 1 है। उसके बाद सेक्शन 2 है, जिसमें इसमें जो इसका एक शेड्यूल दिया गया है और उसमें जो जो एक्ट मेंशन है उनके ईयर मेंशन करते, उसको सिर्फ एक बार गो थ्रू कर। और जो सेट 3 है वो सारे के सारे पास पेपर। क्लियर हो गया? और पास पेपर में फिर जो एक्ट वाले थे वो स्किप कर, फिर उनको रिपीट नहीं किया, शायद एक दो रिपीट हो गए हैं लेकिन मैक्सिमम मैंने स्किप कर। ये क्लियर है नोट्स के हवाले से? 19 पेज है, इसको 19 पेजेस से नहीं डरना, तो बड़ी आसान सी चीजें हैं। चलें जी, अब आ जाए FIA। सबसे पहले जब भी हम फेडरल की बात करते हैं, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ईयर वाला क्या बना? वो आ जाएंगे, अभी जब आएंगे तो मैं बता दूंगा, इसको लास्ट में हमने वही करते हैं। जब भी हम किसी की बात फेडरल की बात करेंगे, इसकी जुरिस्डिक्शन जो होगी वो नेशनल लेवल पे। अच्छा, 1974, चलिए ये भी चीज आगे आ जाएगी, अब ये भी आगे आ जाएगी। ये सिर्फ जो है वो केस नंबर 149 का है, वैसे 148 में आता था, इस बार नहीं है। तो नेशनल लेवल पे है, होल पाकिस्तान, और डील करता है फेडरल क्राइम से। नेक्स्ट इस पे विजन पे आए, तो इसका विजन सिंपल सा इसका विजन है, इंटीग्रिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। तो इनको डिफरेंट टास्क जो है वो अलॉट किए गए हैं। अब बिल्कुल इसको बहुत स्लो करेंगे, ये काफी आराम से इसमें लेक्चर में हो जाएगा, टाइमली कवर। ठीक है, तो इसका ये विजन हो गया इसका, और इस विजन पे ये काम कर रहा है FIA, और इन्होंने अचीव करना है इस विजन को, जो है वो इम्प्लीमेंट करना है, वो भी सारा इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हिस्ट्री पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो है इसको ब्रिटिश ने एस्टेब्लिश किया, एक स्पेशल फोर्स 1942, ये पास पेपर में आ चुका है। और ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 2, तो करप्शन कोई नया इसमें नहीं है कि करप्शन कोई नई चीज आ गई है। तो उस वक्त भी जो सप्लाईज हो रही थी और प्रिक्योरमेंट जितनी भी हो रही थी, तो उसमें जो है वो करप्शन की उनको इतलात मिली। तो उस वक्त उन्होंने जो है वो एक स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिश की, जो मेनली डील करती थी करप्शन को और इस तरह की जो चीजें थी, 1942। और ये इसकी आप फर्स्ट एग्जिस्टेंस कह लें, जिसको बाद में हम मॉडिफाई करते आए। ये क्लियर है कि ब्रिटिश ने इसको 1942 में बनाया था, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। चलें जी, नेक्स्ट PSPE, ये एब्रीवेशन भी इंपॉर्टेंट है। तो स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, जैसे हमने अभी डिस्कस किया है यहाँ पे 1942, जब 1947 में पाकिस्तान बन गया, तो हमने उसी चीज को मॉडिफाई करके द पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, इसका एक ऑर्डिनेंस 1948 निकाल दिया। और उसके तहत हमने वही जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, ऑफेंसेस, ब्राइबरी, करप्शन, और जितने भी सेंट्रल एम्प्लॉयज हैं, तो उसको हमने एक अलग से अपनी स्पेशल फोर्स बना दी। और फिर बाद में पुलिस रिफॉर्म्स हुए 1972 में, और फिर रिपोर्ट सबमिट हुई, ये भुट्टो एरा की बात है। और फिर ये FIA की एस्टेब्लिशमेंट। ये क्लियर है कि पाकिस्तान में ये कब बनी और सब कॉन्टिनेंट में कब। तो ये दोनों साल इंपॉर्टेंट है, 42 भी और 48। मैं रिपीट कर देता हूँ, ये दोनों जो है वो कनेक्टेड है आपस में। सबसे पहले वर्ल्ड वार 2 में, जब प्रोक्योरमेंट और सप्लाईज हो रही थी, तो उसमें जी, इसमें स्लिम बताएं। अच्छा सर, ये पूछना था कि आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट के पेपर में, इंस्पेक्टर एयरपोर्ट के पेपर में
जो है उन्होंने पुलिस ऑर्डर पूछ लिया था टोटली जो है। नहीं, उसमें पुलिस ऑर्डर मेंशन था, इसमें कभी नहीं पूछा, इसमें कभी नहीं नहीं, पूछा। सर उसमें एयरपोर्ट एक्ट नहीं था, पुलिस ऑर्डर तो नहीं था उसमें, एयरपोर्ट का एक्ट था। चलिए उसे सिलेबस में देखता हूँ, मे भी उसमें कोई मेंशन हो, लेकिन होना तो नहीं चाहिए, लेकिन इसके पेपर में कभी नहीं पूछा। सर उसमें ना हम ऐसे ही हम तैयार करके थे गए थे, तो उसने 20 नंबर का पुलिस ऑर्डर पूछ लिया था सारा का सारा। चलिए मैं इसे कंफर्म करता हूँ, अगर है तो उसमें भी चीजें कर लेंगे कोई। मतलब वो उसने मेंशन नहीं था, लेकिन उसने पूछ लिया था कि ये एक पुलिस की फॉर्म है, इस वजह से शायद। अच्छा, मुझे इसका केस नंबर सेंड कीजिए, केस नंबर चले। नेक्स्ट हम आगे ये 1942 ये ब्रिटिश ने बनाई थी, और ब्रिटिश के बाद जब पाकिस्तान बना तो इसी जो स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट थी, इसी को मॉडिफाई कर दिया हमने, पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट 1948। तो फिर बाद में पुलिस रिफॉर्म हुए और हमने इसको अलग FIA अलग बना। आना तो FIA एक्ट से, और हमेशा FIA एक्ट ही आया होगा। अब आते हैं FIA एक्ट पे। FIA एक्ट जाहिर सी डेवलपमेंट पहले से हो रही थी, और इसको फाइनली 13 जनवरी 1975 प्रेसिडेंट ने इसको असेंट दी। तो अब ये सवाल अलग से है 13 वाला, तो FIA मेनली एस्टेब्लिश कब हुआ? तो ये 13 जनवरी 1975 को एस्टेब्लिश हो गया, और उसके बाद इसको 17 जनवरी 1975 को इसे गजेट में पब्लिश कर दिया गया। ये क्लियर है? अब 13 और 17 जनवरी का क्या फर्क है? ठीक है, अब ये इसमें है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ये वहां से लिया। अब हेड जो होगा FIA का, ये मेरे दोबारा रिपीट, ये बल्कि आगे आ ही जाएगी, ये दो बार चीजें इसमें आती हैं। 13 को ही इन्फोर्स हो गया, जब इसमें प्रेसिडेंट असेंट देते तो उसमें वो कानून बन जाता, और गजट में फिर ये प्रिंट हुआ 17 जनवरी को। आप FIA की वेबसाइट ओपन करेंगे, वहां पे FIA एस्टेब्लिशमेंट की डेट ये आएगी। इसको हेड करेगा DG, डायरेक्टर जनरल, और ये मेनली जो है ये PSP से होगा, CSP ऑफिसर, ग्रेड 21 और 22 का। हेडक्वार्टर जो है फजल इलाही होंगे, कौन से थे भुट्टो के दौर में? हाँ, ये वैसे इंपॉर्टेंट है, मे भी इसको कर दे वो, फजल इलाही। और इस्लामाबाद में इसका हेडक्वार्टर है, और इस वक्त जो है मिस्टर ताहिर राय साहब ये इसको लीड कर रहे हैं एज ए DG FI। तो इसका हेड जो है वो DG है, हेडक्वार्टर इसका इस्लामाबाद में है, और करंट DG जो है वो मिस्टर ताहिर राय। ये PSP के हैं, तो ये PSP से ही आते हैं। क्लियर हो गया ये? अब इसकी मॉनिटरिंग है मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर। ये बिल्कुल स्टार्ट में अगर हम देखें, जो हमने बिल्कुल पहला देखा था, ये इसका जो है वो मोनोग्राम नजर आ रहा है सामने FIA का। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, पाकिस्तान। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है वो इसको मॉनिटर करेगी, और करंट इंटीरियर मिनिस्टर कौन है? राना सनाउल्लाह साहब, बिल्कुल। तो वो इसको जो है वो मॉनिटर करेंगे। नेक्स्ट टाइम मैंडेट, ये वैसे देख लें, ये सच कभी इसमें पेपर में ऑल ऑफ दीज में ही आता है, बस ठीक है, मजबूरी है इसमें। इन्वेस्टिगेशन, स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, इमिग्रेशन है, एंटी स्मगलिंग है, और उसके बाद ये कंप्यूटराइज कंट्रोल एंड एग्जिट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गई है, ये स्मगलिंग हो रही है, काउंटर टेररिज्म है, मनी लॉन्ड्रिंग है, और उसके बाद ये सारे इसके अंदर, इसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स,
इंटरपोल है, नेशनल सेंट्रल ब्यूरो, एनसीबी, और नेशनल डेटाबेस, फोरेंसिक टेक्निकल सपोर्ट, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, ये सारी चीजें जो है वो इसका मैंडेट है। ये क्लियर हो गया? मतलब ये इसका एक सिंपल मैंडेट जो इनकी वेबसाइट पे दिया हुआ है, ये ऐसे इसको पेपर में नहीं आया। अच्छा, उसके बाद जो है अब ये कहाँ कहाँ जो है इसके फंक्शन होंगे, इसने करना क्या है, तो वही बात है, स्मगलिंग है, नार्कोटिक्स है, करेंसी ऑफेंसेस हैं, को फॉरेनर के हवाले से हैं, इमिग्रेशन के हैं, पासपोर्ट, ये सारी चीजें जो है वो इसके अंदर आ जाती हैं। एक दो पेपर में पूछा और मेनली इसका आंसर होता है ऑल ऑफ दीज। जब वो किसको ये डील नहीं करा तब भी वो 3 दे के आखिर पे यही पूछते कि सबको ही डील करता, तो ये सबको ही मेनली डील करता, ये देख लीजिएगा। तो ये इसको आप एक बार पढ़ लेंगे, इसलिए मैंने कलर इनके चेंज कर दिए ताकि इसको आसानी रहे कि ये जो नहीं, नार्कोटिक्स को ये भी देखते हैं, करप्शन को भी देखते हैं, तो करप्शन के लिए नैब भी तो मौजूद है। तो इनके विंग बने हुए हैं अलग अलग। तो ये सारे इसमें साइबर क्राइम्स, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड फिजिकल बैंक फ्रॉड, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। ये उसने पूछा हुआ है जी, ये किस से डील करेगा, इलेक्ट्रॉनिक से डील करेगा या फिजिकल से या दोनों से? ठीक है, ये आगे आ जाते हैं विंग्स पे। और उसके बाद जो है फेडरल एम्प्लॉयज जो है वो उसमें जो इन्वॉल्व होंगे करप्शन के हवाले से, उन सबको पीसी नहीं करना है। और साइबर क्राइम सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो है, इसकी रिसेंटली इसकी रिपोर्ट आई थी, कितनी इसकी जो है वो एप्लीकेशन एक्सीड कर चुकी है। इन्होंने एक रिपोर्ट दी है कि जो न्यू इसमें ट्रेंड है हमारा, तो 1 लाख से इंक्रीज कर गई है इनकी एप्लीकेशन। तो इनके टोटल 15 सिटीज में जो है वो रिपोर्टिंग सेक्टर बने हुए हैं, और इसको ऑनलाइन भी जो है वो सबमिट किया जाता है। रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, इसमें केसेस ज्यादा आ रहे हैं। तो 15 सिटीज में जो है ये मेनली मौजूद है। 2 इसके डायरेक्टर्स हैं ऑपरेशंस, साइबर क्राइम विंग के नॉर्थ और साउथ, जिन्होंने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। और ये सारे उसमें जो है ये इसमें आ गए, डेटा थेफ्ट है, साइबर इसमें हवाले से हैकिंग हो गई, और पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं, हरासमेंट, इन सबको ये डील करता है। 2 हिस्सों में इसको डिवाइड किया हुआ है। फिर उसके बाद इन्होंने 8 टेरिटोरियल जोन बनाए हुए हैं, और जिसको हेड करता है डायरेक्टर, जो कि इस्लामाबाद में है, और पेशावर, लाहौर, फैसलाबाद, इन्होंने ये शहर मेंशन किए हुए हैं। और टोटल जोन इन्होंने कर दिए 55। तो ये सवाल मुझे इसमें लग रहा है कि इसमें कोई ना कोई एक सवाल लाजमी इसमें से पकड़ेगा कोई। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो है इसका एक फंक्शन, ये टेक्स्ट आप पढ़ लीजिएगा, इसमें जो है वो ECL लिस्ट, इसको इन्फोर्स करना भी इसी का काम। ये तो बड़ी न्यूज में रहती है ना, जो है वो ECL में नाम डाल दिया है और जो इसमें ट्रेवल कर रहे हैं, तो उसको इन्फोर्स करना वो भी इसी का काम है। तो इंटरनेशनल ट्रेवलर्स डेटाबेस जो है वो मैनेजमेंट भी इन्होंने की हुई है। तो ये सारी चीजें जो बॉर्डर कंट्रोल, तो वो भी यही करता है। FIA तो देखिए अथॉरिटेटिव बहुत है ये। ट्रैफिकिंग इन पर्सन, इसको ये डील कर रहा है, तो ये बस इतना ही काफी है। हाँ जी बिल्कुल, ECL इसी ने इन्फोर्स करना है। बिल्कुल, इसमें 55 है, ये ऑफिशियल डाटा है उनका। ठीक है, फिर उसके बाद जो है इंटरपोल हेडक्वार्टर ऑफ पाकिस्तान, ये भी FIA है, और उसको हेड करेगा वही DGFIA, वही उसको कर रहा है इस्लामाबाद में। तो इसमें जो FIA हेडक्वार्टर ऑफ पाकिस्तान सिचुएटेड विद इन FIA प्रेमिसेस, इसी के अंडर ही आता है। और फिर ये जो है वो रेड नोटिस भी इशू करते हैं, जैसे आपने अक्सर सुना होगा, रेड नोटिस इशू कर दिया गया इंटरपोल हेडक्वार्टर ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ NCB। लेटेस्ट इसमें किसी ने पढ़ा है कि ये कितने मंथ बाद जो है वो विड्रॉ हो जाएगा ECL से नाम? मे बी इस गवर्नमेंट ने किया हो ये पढ़ा नहीं है मैंने। ये वैसे कोई अमेंडमेंट्स लेके आ रहे थे कि ऑटोमेटिकली, नादिर सबर कर लें, आ जाते हैं। NCB पे भी ये ले, NCB आ गई है इसमें। ठीक है, ये सारे आगे ये 2 जो है वो NCB की। ये जो है वो बेस ऑफ ऑपरेशन और रिलेटेड टू इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन और फाइटिंग अगेंस्ट क्राइम, प्लेइंग
वाइटल रोल जो इंटरनेशनल लेवल पे हो रहे हैं, सर्विलेंस के, आइडेंटिफिकेशन के, सर्च, अरेस्ट, इंटरोगेशन, ये सारे इसमें जो है रेड नोटिस जो इशू करते हैं 3 मंथ, इसमें जो भी किसी का क्वेश्चन था 3 मंथ बाद ऑटोमेटिकली एग्जिट हो जाएगा। तो एनसीबी जो है नेशनल सेंटर ब्यूरो है, इंटरपोल इन पाकिस्तान, 1957 में इसको एस्टेब्लिश किया गया और रिसेंटली जो इट इज प्रेजेंटली ब्यूरो ऑफ एफआईए, इसके साथ ही ये मर्ज है। और इसका डायरेक्टर जो है, इसमें जो किसी को अरेस्ट करना है, ये आगे आ जाएगा कि ये रेड नोटिस कैसे इशू करते हैं और ये कैसे इसको लेके चलते हैं। तो 1957 एनसीबी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टैब्लिश किया गया। और रेड नोटिस जो इशू करने हैं, इसकी रिक्वेस्ट भी एनसीबी करेगी। तो ये रिक्वेस्ट करेगी, ये रेड नोटिस इशू करेंगे और बंदा पकड़ के लेके आना है तो फिर बंदा फाड़ ले आएंगे। ये क्लियर हो गया कि एनसीबी इसमें क्या है, नेशनल सेंट्रल ब्यूरो, और ये 1957 से, और ये भी जो काम कर रही है वो एफआईए के साथ ही काम कर रही है, और इंटरपोल हेडक्वार्टर वो भी इसी के साथ ही है। तो बड़े ये पावरफुल आप कह लें ये आ गए। 1976 में एफआईए एकेडमी बनाई गई थी और ये भी इस्लामाबाद में लोकेटेड है, जो ट्रेनिंग के हवाले से और जितने भी इन्वेस्टिगेशन न्यू टेक्निक्स हैं या ये सारी चीज़ें हैं यहाँ तक। ये कुछ बेसिक चीज़ें थी लॉ के हवाले से। इसको यहाँ पे सिर्फ एक बार इसको गो थ्रू कर लेते हैं कि एफआईए नेशनल लेवल पे है क्योंकि फेडरल है, पूरे पाकिस्तान में ये है, फेडरल क्राइम को डील कर रहे हैं। और इसका विजन इंटीग्रिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। और वर्ल्ड वार 2 से इसकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है 1942, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, इसको एस्टेब्लिश किया गया। और पाकिस्तान बनने के बाद 1948 में तो हमने PSPE, ये एब्रीवेशन भी इसका याद रखना है, पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, और इसी को रिपील करके जो है वो एफआईए बनता है। फिर इसका एक्ट जिसके तहत इसे बनाया गया, हेड इसको करेगा डीजी, और उसके बाद जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, राना सनाउल्लाह साहब, और ये इनका मैंडेट है। और ये फिर इन्होंने जो क्राइम को डील करना है और इसके साइबर विंग्स और इनके जो टेरिटोरियल जोन है ये सारे हो गए। इंटरपोल हेडक्वार्टर ऑफ पाकिस्तान भी एफआईए इसी के प्रेमिसेस में मौजूद है। और फिर उसके बाद एनसीपी, जिसकी रिक्वेस्ट पे इन्होंने रेड नोटिस इशू करने हैं और उसको लेके आना। और फिर एक एकेडमी इनकी ये हो गई। और अब हम आते हैं प्रॉपर अपने टॉपिक एक्ट पे। यहाँ तक क्लियर है? चलें जी, अब हम एक्ट को स्टार्ट करते हैं। और एफआईए एक्ट मींस एफआईए फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 1974। एक बात जो बिल्कुल हमने स्टार्ट में की थी, या फिर एक्ट ऑफ 8 ऑफ 1975। ये क्लियर है कि अगर ये सिंपल है, अगर इसका नाम की हम बात करें तो ये एक्ट 1974 इसका नाम है। लेकिन अगर इसके ईयर की बात करें कब ये हुआ, तो एक्ट 8 ऑफ 1975। टोटल सेक्शन है 10। एक माइनर एक्ट आप इसको कह लें, बिल्कुल शॉर्ट सा ये एक्ट है। और एक इसके अंदर दिया हुआ है शेड्यूल, जिसमें ऑफेंस दिए हुए हैं 115 ऑफेंसेस जो मेंशन है इनकी वेबसाइट पे। 115 ऑफेंसेस ये डील करता है। और एक ही इनका एक्ट है, 10 सेक्शन है टोटल, एक शेड्यूल है जो डिफाइन करेगा ऑफेंसेस को। ये ठीक है? अब है इसका प्रियम्बल। अब प्रियम्बल इन्होंने वैसे लिखा हुआ वहां पे नहीं है, लेकिन ये स्टार्ट पे इसको दिया प्रियम्बल के तौर पे। वेयर एज इट इज expedient to provide for the constitution of federal investigation agency, पेनल्टी का कभी नहीं पूछा। और for the investigation of the certain offenses committed in connection with the matters concerning with federal government, और जो इसके साथ कनेक्टेड है और जो इनेक्ट किए जाएंगे एज फॉलोज। ये सारे इसके अंदर ये मेंशन है। अब है सेक्शन 1। अब यहां से सवाल बनना शुरू होते हैं। अब पहले हम बात करेंगे सिर्फ नाम की, और फिर हम जो है वो इसको लेके चलेंगे आगे कि इन्होंने जो है वो कैसे कैसे चीजें की।
पहले सेक्शन का नाम है शॉर्ट टाइटल 1, नंबर 2 एक्सटेंट और नंबर 3 कमेंट्स। इसी को ही आप नंबर दे दें सेक्शन 1 ऑफ 1, सेक्शन 1 ऑफ 2 और सेक्शन 1 ऑफ 3। मतलब अगर हम सेक्शन का नाम याद रखते हैं कि शॉर्ट टाइटल है, एक्सटेंट है और कमेंसमेंट, ये 3 इसके सब हेडिंग भी इसकी, ये सिंपल 3 सब सेक्शन यही है। 1 ऑफ 1 है दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 1974। और सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज मुझे लगी पास पेपर में, उसने एमसीक्यू इसका और उसे कोई समझ नहीं आई, उसने यहां से बना ए ऑप्शन शैल बी ऑप्शन मे बी, सी ऑप्शन वुड बी, डी ऑप्शन विल बी। और यकीन करें जब मैं इस एक्ट को 3-4 बार पढ़ चुका था, जब मैंने पास पेपर उठाया, मैं खुद कंफ्यूज हो गया कि यहाँ पे वर्ड कौन सा था। मुझे ये लगा कि शैल बी होगा, दिस एक्ट शैल बी कॉल्ड या विल बी कॉल्ड। तो एग्जामिनर की भी अप्रोच देख लें कि उसने कहाँ जाके तीर मारा है। तो इस चीज को भी जरा ध्यान में रखना है कि दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 1974। ठीक है, ये मे बी वाला क्लियर हो गया। तो अब जिसने ला ना पढ़ा हो तो उसमें वो बेचारा क्या करे, उसने तो विल शैल ही लगाना है। चलें, तो बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद है नंबर 2 सबसेक्शन 2 एक्सटेंट। इसकी जैसे हम बात कर चुके हैं, ये नेशनल लेवल पे, तो होल ऑफ पाकिस्तान ये अप्लाई होगा टू ऑल सिटीजन एंड पब्लिक सर्वेंट। ये बात को समझ आती है, ऑल सिटीजन एंड पब्लिक सर्वेंट्स। तो ब्यूरोक्रेट्स ऑल सिटीजन नहीं है। तो फिर इसकी जरूरत क्या पेश आई? अगर यहाँ पे कोई फॉरेनर जो है वो आके कोई पब्लिक ऑफिस हमारा होल्ड करता है, तो वो भी एफआईए की जुरिस्डिक्शन में, इसलिए इसको मेंशन किया गया अलग से। ये क्लियर है कि इसको पब्लिक सर्वेंट अलग से क्यों इसने लिखा है। बिल्कुल कोई भी अगर कोई पब्लिक सर्वेंट जो है पाकिस्तान में सर्व करने आ जाता है, तो ऑल सिटीजन तो डेफिनेटली है। अगर हम में से कोई अपॉइंट होता है तो डेफिनेटली पाकिस्तान का सिटीजन भी है, उसके पास आईडी कार्ड है, वो तो आएगा ही आएगा। लेकिन अगर कोई बाहर से आ गया है तो उसको भी ये पकड़ सकते विद इन जुरिस्डिक्शन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन वेयर एवर दे मे बी, अब इसका क्या मतलब है? अगर कोई पाकिस्तानी किसी यूरोप में चला गया और उसने कोई ऐसा क्राइम कर दिया है जो एफआईए की जुरिस्डिक्शन में आता है, तो ये उसको भी पकड़ सकते। बस इसका मतलब आप आगे जो भी निकाले। अब ये क्लियर हो गया कि ये ना सिर्फ पाकिस्तान में है, बल्कि इसमें जो है ये बाहर भी ये एप्लीकेबल है। पकड़े ही होंगे कभी, छोटे मोटे को बेचारे पकड़े गए होंगे, मे भी कोई एग्जाम्पल ना हो, बस एक्ट की हद तक। खैर चलें, खैर इसमें चलो ये इसमें आपको क्लियर हो कि ये ऑल सिटीजन है। पब्लिक सर्वेंट अगर कोई बाहर से आके कर रहा है या कोई पाकिस्तानी बाहर जाके कोई ऐसा क्राइम कर देता है, तो उसके ऊपर इनकी जुरिस्डिक्शन है। तो 1 ऑफ 2 जो है ये इसकी एक्सटेंट होल ऑफ पाकिस्तान है, और उसमें ये सारी चीजें आप, ठीक है। और आल्सो अप्लाइड, ये देखना ना, एक्सटेंड टू होल ऑफ पाकिस्तान, आल्सो अप्लाइड टू ऑल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड पब्लिक सर्वेंट्स।
wherever they may be। ये क्लियर हो गया? बस पेपर वाला इसमें ना पकड़े। और नंबर 3 जो है ये बिल्कुल रिजिस है कि ये एट वंस इसमें जो है वो इन्फोर्स है। पहला आर्टिकल क्लियर है? यहां पे आ जाए, ये चीज याद रखना। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंट्स। शॉर्ट टाइटल है FIA एक्ट। अपने नोट्स अगर आप बना रहे हैं तो उसमें यही लिख लें, इसी तरह से बना के FIA एक्ट 1974 में बी कॉल्ड। खैर ये हो गया। एक्सटेंट, होल ऑफ पाकिस्तान। फिर उसमें सिटीजन भी हैं और पब्लिक सर्वेंट भी हैं, और वेयर एवर इट मे बी। दो चीजें हो गई। और नंबर 3 पे इसकी कमेंसमेंट जो है वो एट वंस होगी। कोई इसको हमने टुकड़ों में इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर। पहला सेक्शन क्लियर है? आज हम बहुत स्लो चल रहे हैं। उसके बाद है सेक्शन 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दो सेक्शन इसके ऐसे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक सेक्शन 2 और एक सेक्शन 5। बस याद करने वाले भी यही तुम्हें, बाकी तो बड़े आसान से। सेक्शन 2 में है डेफिनेशन। ये डेफिनेशन मैंने सारी इस तरह से बना दी। आगे हम सारी एक एक करके डिस्कस भी करेंगे सारी। इसको अब कोई निमोनिक्स बनाए इस तरह से कि जिनकी सीक्वेंस हमें याद है। 2 के पेपर में आना है 2, 3, 2, 4, 2, 7, ये वाली चीज। सबसे पहले है एजेंसी, मतलब FIA एजेंसी। नंबर 2 कोड, नहीं डायरेक्टर के बाद ये है, फिर इसका एक कोड होगा, फिर उसके बाद DG है इसका डायरेक्टर। चलिए इसमें बनाते हैं कोई। फिर प्रोविंशियल पुलिस है, फिर पब्लिक सर्वेंट है, फिर स्पेशल पुलिस है, फिर इसमें स्पेसिफिक पर्सन है, और उसके बाद जो है रूल्स। चलें जी, ये पहले वाला तो AC से होता है, फिर DPP और SSR। चलिए इसमें कोशिश कीजिएगा कोई इसमें बनाए। इसमें क्या इसमें बनता है? चले इसमें आप इसमें एक और, इसमें मुझे जो अब ये देखें, निमोनिक सबके अपने थे, निमोनिक याद नहीं करना, अपना ही बनाना है। फॉर एग्जांपल AC और DPO, ये याद करना मुझे तो आसान लग रहा है। A से एजेंसी, C से कोड, D से DG, P से प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और ये DPO कलेक्टिवली जो है ये पब्लिक सर्वेंट। मतलब O वाला जो है इसको हम किससे रिप्लेस करें, मुझे ये इजी लग रहा है। और उसके बाद SSP इसमें कर लें, और स्पेशल पुलिस है, स्पेसिफिक पर्सन, और फिर टूल SSR जो भी इसमें करना चाह रहे हैं, या RSS को रिवर्स कर दें, या इसमें आसान कर लें। पाकिस्तान में खैर हम RSS की बात नहीं करते, AC, DPO और RSS रिवर्स में। इन्होंने यही आइडियोलॉजी अप्लाई हुई है। जो भी आपको इजी लगता है आप इसमें देखें। और DPP ये इसमें प्रॉपर हो गया, इसमें बना लेंगे आप। और ये अपना ही बनाना है सबने, कोई आप इसमें डिस्कस करना चाहें तो इसमें कर लीजिएगा ग्रुप में। दूसरा, इसको सिंपल फिंगर टिप्स पे रखें। एजेंसी के बाद कोड है, कोड के बाद DG है, और DG जो है वो प्रोविंशियल पुलिस IG की वजह से पावर करो, तो उसके बाद पब्लिक सर्वेंट है, स्पेशल पुलिस, स्पेसिफिक पर्सन और टूल्स। ये 8 चीजें हैं सेक्शन 2। अब बात करते हैं 2 ऑफ 1। सेक्शन 2 ऑफ 1 सब सेक्शन है अब इसके। एजेंसी, एजेंसी मीन्स द फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA।
और ये कॉन्स्टिट्यूट होगी अंडर सेक्शन 3। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि एजेंसी, या वो सिंपल लिख देता है कि अंडर सेक्शन 2 of 1 एजेंसी मींस द एजेंसी FIA constituted under section 3। सेक्शन 3 को तो खैर बाद में देखते हैं। फिर आ जाए कोड। कोड मीन CRPC, या CCP, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। बिल्कुल जबरदस्त है। ACDPO स्पेशल पुलिस स्पेसिफिक पर्सन को कंट्रोल करने के लिए रूल्स बनाते हैं। सेंटेंस ज्यादा अच्छा होता है। ये इसमें आप इसमें सेंड कर दीजिएगा ग्रुप में वैसे चले। और ये इसमें लाजमी इसको टारगेट करता है कि जी ये CRPC जो है ये कौन सा है, 1898 1898 का चल रहा है। ये एक्ट 5 of 1898 ये इसका कोड है जिसके तहत इन्होंने डिफाइन कर। DG तीसरा मीन डायरेक्टर जनरल ऑफ एजेंसी, बहुत इजी से है, बस ये इसका नंबर याद हो। तीसरे नंबर पे जो है वो DG है, और DG जो है वो सिंपल डायरेक्टर जनरल है इस एजेंसी का। और प्रोविजनल पुलिस मींस द पुलिस कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट अंडर द पुलिस एक्ट 1861। और ये अब क्या हो गया, पुलिस ऑर्डर, ये वैसे रिपील कर दिया गया, अभी यही चल रहा है यहाँ पे 2000 को। तो मे भी पुलिस ऑर्डर 2002 का वो कोई सवाल पूछ ले, बट यहाँ पर जो है वो 1861 इसके एक्ट में मेंशन है। प्रोविंशियल पुलिस जैसे पंजाब पुलिस है, सिंध पुलिस, KP पुलिस, तो उससे मुराद जहाँ पे भी प्रोविंशियल पुलिस होगा तो उससे मुराद भी होगा। ये डेफिनेशन इसकी हो गई। पब्लिक सर्वेंट वो है जो पाकिस्तान पीनल कोड PPC 1860 में सेक्शन 21 में मेंशन। इसकी मजीद यहाँ पे डेफिनेशन नहीं दी हुई। इसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, जजेस हैं, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं जितने भी इसमें हैं जिनको किया गया अथॉरिटी दी हुई है। तो पाकिस्तान पिनल कोड 1860 ये याद रखना है। ये 5वें नंबर पे है हमारे पास। 6 में स्पेशल पुलिस, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। PSPE 1948, और जो इस ऑर्डिनेंस के तहत पुलिस बनाई गई थी स्पेशल पुलिस, तो इससे मुराद वही स्पेशल पुलिस। क्लियर है ये? PSP इसका एब्रीवेशन भी मैंने कहा है कि स्टार्ट में हमने डिस्कस किया था कि 1942 में बनी और 48 में हमने अपनी बना दी। स्पेसिफाइड पर्सन, अब ये स्पेसिफाइड पर्सन ऐसा पर्सन है who were appointed to post in or under provincial police in pursuance of Article 3 of the Special Police and Provincial Police Amalgamation Order 1962। 1962 में कौन प्रेसिडेंट था? फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट बाद में बने हमारे अयूब खान। तो अयूब खान ने प्रोविंशियल पुलिस और स्पेशल पुलिस इन दोनों को अमलगमेट करके एक ही बना दिया गया। तो इसमें वो स्पेसिफाई कर रहे हैं कि प्रोविंशियल पुलिस वो जो 1800 इधर चली गई है उसमें 61 के एक्ट के तहत या पुलिस ऑर्डर 2002 के तहत बनी है। उसके बाद पब्लिक सर्वेंट है, फिर उसके बाद स्पेशल पुलिस है, और फिर उसके बाद अमलगमेशन ऑर्डर 1962 जो इसके तहत बंदे भर्ती हुए थे, इससे मुराद वो लोग हैं। और आखिर पे रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट, जो भी रूल्स बनाए जाएंगे वो इस एक्ट में आएंगे। अब आते हैं हम बिल्कुल स्टार्ट पे इसके। अब इसी तरह से आप याद, एजेंसी कौन सी है? FIA।
ये क्लियर है? कोड कौन सा है? दिस वन। डीजी क्या है? डीजी ऑफ एफआईए। एफआईए के जो डीजी होगा, प्रोविंशियल पुलिस जो बनाई गई है 1861 या पुलिस ऑर्डर 2002, इसकी अमेंडमेंट है। पब्लिक सर्वेंट कौन सा है? जो आर्टिकल 21 में है 1860। और स्पेशल पुलिस कौन सी है? पीएसपीई 1948 के तहत जो बनी है। और स्पेसिफाइड पर्सन जो अमलगमेशन बनाई थी अयूब खान ने 62 में। और रूल्स जो भी इसमें जो है वो बनाए जाएंगे तो वो रूल्स होंगे। ये क्लियर है? अब यहां से आई थिंक ये पेज इस तरह से अगर आप बॉक्स बना ले तो ज्यादा इजी हो जाएगा। 1.5 से 2 घंटे बाद में लगने हैं, बस ये इसका काम पक्का हो जाएगा। ये दो हो गए, बस आगे बड़ा शॉर्ट्स है इसमें। सेक्शन 3 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एजेंसी, इसके 2 आर्टिकल। एक इसमें जो है इसका जो लॉ है वो बनाना किसने है? रूल्स जो भी इसमें बनाए जाएंगे बस वही रूल्स होंगे। फेडरल गवर्नमेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, कि फेडरल गवर्नमेंट एक एजेंसी बनाएगी और वो एजेंसी कहलाएगी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फॉर इंक्वायरी इनटू एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंसेस स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल इंक्लूडिंग एन अटेम्प्ट और कॉन्स्पिरेसी टू कमिट अबेटमेंट ऑफ एनी सच ऑफेंस, खैर जो भी इसमें है। और इसके टोटल शेड्यूल कितने दिए हुए हैं? एक। और टोटल ऑफेंसेस जो उसमें मेंशन है 115। एक ही शेड्यूल है और 115 ऑफेंसेस। आर्टिकल 3 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एजेंसी। इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि अब यहाँ पे वो बता रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट एक एजेंसी बनाएगी। अब ये देखें, ये कानून 74 में ये बन रहा है। तो उस एजेंसी को कहेंगे एफआईए, जो इंक्वायरी करेगी या कोई इस तरह के काम करने की कोशिश कर रहा है जो शेड्यूल 1 में इसमें मेंशन है, तो उसके तहत इसने वर्क कर। नंबर 2 पे देखें, अब एजेंसी कंसिस्ट करेगी एक डीजी टू बी अपॉइंटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट and such number of other officers as the federal government may from time to time appoint to be the member of the agency. अब डीजी को अपॉइंट किसने करना है? फेडरल गवर्नमेंट, अंडर सेक्शन 3 ऑफ 2। और फेडरल गवर्नमेंट ने ही एक एजेंसी बनानी है जो इंक्वायरी करेगी और सारी इन्वेस्टिगेशन करेगी जो चीजें शेड्यूल में मेंशन करती है। तो ये शॉर्ट सा है और इसका टाइटल जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द एजेंसी 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहले नंबर पे फेडरल गवर्नमेंट एक एजेंसी बनाएगी जो एफआईए कहलाएगी और उसकी जो जुरिस्डिक्शन होगी वो होगी शेड्यूल उसका, और एक ही शेड्यूल दिया गया। और नंबर 2 पे एक डीजी अपॉइंट करेगी फेडरल गवर्नमेंट जो इसको एडमिनिस्ट्रेट करेगा। और इसके मेंबर जो होंगे टाइम टू टाइम उनकी रिक्रूटमेंट होती रहेगी, जैसे अब वो इसमें हो रही है, एफपीएससी कर रहा है। अब ये क्लियर है? आर्टिकल सेक्शन 3। ओके है, ये आगे चलें इसमें। सेक्शन 3 पार्ट 1, किसमें मसला है इसमें बताएं, इसमें आइडेंटिफाई करें। दो इसके हैं सेक्शन, 3 ऑफ 1 और 3 ऑफ 2। 3 ऑफ 1 में है फेडरल गवर्नमेंट एक एजेंसी बनाएगी जिसने शेड्यूल के तहत इन्वेस्टिगेशन कर, सिंपल सी बात है। और दूसरे नंबर पे ये है कि फेडरल गवर्नमेंट ही एक डीजी अपॉइंट करेगी और ये एजेंसी कंसिस्ट करेगी डीजी को और बहुत सारे मेंबर जो टाइम टू टाइम अपॉइंट किए जाए। जहां पे कंफ्यूजन है वो बताएं। चलें नेक्स्ट पे चलते हैं।
मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू और सबसे इजी भी। सेक्शन 4, सुपरिटेंडेंस एक एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एजेंसी, दो ही इसके आर्टिकल हैं और दोनों को अलग अलग करना है। सुपरिटेंडेंट का नाम सुना है आपने कभी? एग्जामिनेशन के सुपरिटेंडेंट होते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, एग्जाम से आप ले लें, एग्जामिनेशन या पीपीएससी के पेपर दें, एफपीएससी में पेपर दें, हॉस्टल में दें, जिसको मर्जी कर, हॉस्टल के एग्जाम्पल ले लें। अब इसका काम, इससे हायर कोई होता है उसमें एग्जामिनेशन हॉल में सुपरिटेंडेंट से ऊपर कोई ऑफिसर बैठा हो, यही सबसे ऊपर होता है, इसी ने सुपरवाइज करना है जो भी काम करना है। मतलब मेनली यही है जिसने सिग्नेचर करके देने हैं, पेपर करता धरता आप कह लें यही है। फिर उसके बाद जो है इन्वेजिलेटर्स होते हैं जो मेनली राउंड कर रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, पेपर कलेक्ट कर रहे हैं। तो टोटल एडमिनिस्ट्रेशन इसके अंडर आती है। और मेनली जो सुपरिटेंडेंट ही होता है वो उनको परमिशन दे रहा होता है कि आप ड्यूटी करेंगे, आप ड्यूटी नहीं करेंगे। ये तो एक रियल लाइफ की एग्जांपल है। हॉस्टल की एग्जांपल लेनी है तो हॉस्टल सुपरिटेंडेंट है और फिर उसके बाद वार्डन। कोई भी एग्जांपल आप ले लें जो आपको ठीक लगती है। तो ये दो अलग अलग चीजें, यहाँ पे समझाने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये दो अलग अलग चीजें हैं। सुपरिटेंडेंस अलग चीज है और एडमिनिस्ट्रेशन अलग चीज है। पहले देखते हैं सेक्शन 4 ऑफ 1, सुपरिटेंडेंस एजेंसी वेस्ट इन द फेडरल गवर्नमेंट। तो जाहिर सी बात है जो अपॉइंट कर रही है, जो सारे काम कर रही है, तो वही उसको सुपरिटेंडेंस दे रही है। ये बात क्लियर है? पहली बात। और दूसरे नंबर पे जो है एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी वो डीजी करेगा। और एडमिनिस्ट्रेशन करते हुए उसके पास जो पावर होंगी वो पावर होंगी आईजी। आईजी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अंडर द पुलिस एक्ट 1861, वही एक्ट है। आईजी की पावर एक्सरसाइज करते हुए वो इसको एडमिनिस्ट्रेट करेगा। यहां से बेसिकली 3 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला सुपरिटेंडेंस किसने करनी है? फेडरल गवर्नमेंट, तो वो बिल्कुल हायर है, वो ही अपॉइंट कर रही है। एडमिनिस्ट्रेट करना है इसको डीजी ने, और इसके लिए उसको जो है वो पावर्स जो दी गई हैं जो वो एक्सरसाइज करेगा वो आईजी की पावर्स। ये क्लियर है? और आईजी वही पुलिस एक्ट 1861 या एक्ट 5 ऑफ 1861, ये बात ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 5, ये दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले दूसरे नंबर वाला डेफिनेशंस और उसके बाद पांचवा, बाकी तो छोटे छोटे से हैं इसमें। पावर्स ऑफ द मेंबर ऑफ द एजेंसी, इनके पास कौन सी पावर है? सबसे पहले पावर, सर्च कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं किसी बंदे को, और सीजर ऑफ प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी को ये सीज कर सकते हैं। पहली पावर जो इसको दी गई है, जो इसके मेंबर्स हैं, वो सर्च कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं और प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हैं, और वो मेंबर ऑफ द एजेंसी होगा। क्लियर है ये? मतलब पहले नंबर पे उसकी जो पावर्स। नंबर 2, अब जो सब इंस्पेक्टर है एफआईए का, इसकी पावर्स जो है वो एसएचओ के बराबर। जो सब इंस्पेक्टर होगा एफआईए का, वो पावर इंजॉय करेगा ऑफिस इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। तो एसएचओ की, बट वो मेंबर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, फॉर पर्पज ऑफ एनी इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन। तो वो एसएचओ की पावर जो है वो कर सकता है इन एनी एरिया इन विच ही इज फॉर द टाइम बीइंग
and when so exercising such powers shall be deemed to be an officer in charge of a police station discharging his function as a such within the limits of his station। जो उसको लिमिट्स दी गई हैं, तो एक सब इंस्पेक्टर की पावर एसएचओ के बराबर होती है, डीजी की पावर आईजी के बराबर है और सब इंस्पेक्टर की पावर एसएचओ के बराबर है। ये क्लियर है? ये दो पहले हैं। नंबर 3, ये सबसे ज्यादा इसमें रिपीट होता है। अब जो है ये विदाउट प्रिजुडाइस, अब कोई भी मेंबर है लेकिन वो सब इंस्पेक्टर के रैंक से बिलो नहीं होना चाहिए, वो ऑथोराइज है एक ही सूरत में, जब उसको डीजी ऑथोराइज्ड करे वो अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट। क्लियर हो गया? विदाउट वारंट वो अरेस्ट कर सकता है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, बट उसको ऑथोराइज कौन करेगा? डीजी। 3 पावर्स हो गई इसकी। नंबर 4, ये सब इंस्पेक्टर की वो पावर्स बता रहे हैं, ये तो असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट है। अच्छा, उसके बाद जो है नंबर 4 पे वो बताता है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो डेफिनेटली सबने उसी के अंडर ही काम करना है। वो आगे आ जाएगा डीजी का, जो ये बात कर रहे हैं इसका भी आ जाएगा। हर काम अब डीजी तो नहीं ना करेगा, डीजी ने बाकी काम भी तो करने हैं, उन्होंने आगे डीजी के लिए भी आसानी पैदा की है। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें यह है कि किसी भी जगह को कोई जर्नल हो या कोई स्पेशल प्लेस हो, इसको पुलिस स्टेशन डिक्लेयर किया जा सकता है फॉर द पर्पज ऑफ एक्सरसाइज बाय द मेंबर ऑफ द एजेंसी of the power of the officer in charge of a police station includes any place declared generally or specially but federal government के तहत to be a police station within meaning of the code। अब फॉर एग्जाम्पल अगर वो कहीं गए हुए हैं, बिल्कुल वो कहीं अगर जैसे मुल्तान में है, लाहौर में है और कोई रिमोट एरिया है वहां पे, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे पुलिस स्टेशन करीब नहीं है, उन्होंने पावर एक्सरसाइज करनी है, तो फेडरल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि वो किसी जर्नल या किसी स्पेशल प्लेस को डिक्लेयर कर दे कि ये पुलिस स्टेशन है। सब जेल का नाम सुना है आपने? इससे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सब जेल कौन सी होती है? उनका अपना घर होता है, तो उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है जी ये सब जेल। कहीं भी वो डिक्लेयर कर, एक तो जेल, डेफिनेटली जेल एक प्रिजन सिस्टम है पूरे का पूरा, और दूसरा जो है वो हाउस अरेस्ट जिसको हम बोलते हैं, या सब जेल डिक्लेयर कर देना, तो ये चीज भी वही है। कहीं भी है पुलिस स्टेशन डिक्लेयर किया जा सकता है, बट इसको करना है फेडरल गवर्नमेंट में, इसको डीजी डिक्लेयर नहीं कर सकता, ये याद रखना है। किसी प्लेस को जनरली और स्पेशली ये इस तरह से भी दे सकता है कि जनरली कर सकता है, स्पेशली कर सकता है, बोथ ऑफ दीज कर सकता है, तो बोथ ऑफ दीज है, बट फेडरल गवर्नमेंट ने इसको कर। नंबर 5 पे, अब अगर कोई मेंबर जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो वो कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो सीज कर सकता है, बट उसको वो राइटिंग में देगा, उसको राइटिंग में देगा कि उसको वो रिमूव नहीं कर सकता और उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता, डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, उसको वो सीज कर देगा विदाउट जो है वो रिटर्न ऑर्डर। जब रिटर्न ऑर्डर मिल जाएगा तो फिर वो उसको मूव कर देगा, अदरवाइज वो मूव नहीं कर सकता। इस वक्त मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब है। और नंबर 6 इसका लास्ट है, ये सबसे ट्रिकी आप कह लें, मैं रिपीट करता हूँ, ये दोनों साथ मिले हुए। अगर जो है वो उसको कॉन्ट्रावेंशन कर देता, कॉन्ट्राडिक्ट करता और वो चीजें जो है वो रिमूव कर देता, उधर भगा के लेके चीजें, तो उसको 1 साल की जेल हो सकती है या फिर उसको जुर्माना किया जा सकता है, या फिर दोनों।
ये सारी पावर्स में दोबारा इसमें रिपीट करता हूँ तो फिर इसमें क्लियर हो जाए। सेक्शन 5 है पावर्स ऑफ द मेंबर ऑफ द एजेंसी। सबसे पहले वो अरेस्ट कर सकता है, सर्च कर सकता है, प्रॉपर्टी को सीज कर सकता है। मेंबर ऑफ द एजेंसी मतलब जब उसके पास रिटर्न में होगा तो डेफिनेटली उससे सर्च भी करना है, अरेस्ट भी करना है और सीज भी करना है। एक बात ये क्लियर हो गई, ये सिंपल, इसमें सर्च, अरेस्ट और सीजर ऑफ प्रॉपर्टी। नंबर 2, जो सब इंस्पेक्टर है इसके पास जो पावर्स होंगी वो ऑफिस इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन मतलब SHO के बराबर। नंबर 3, सब इंस्पेक्टर या इससे जो हायर रैंक है वो विदाउट अरेस्ट जो गिरफ्तार कर सकता है, बट अथोराइज उसको किया हो DG, ये लाजमी। 3, नंबर 4 पे फेडरल गवर्नमेंट किसी भी जनरल या स्पेशल जगह को पुलिस स्टेशन डिक्लेयर कर सकती है और फिर वो सारी पावर्स जो मेंबर उसको इंजॉय करेंगे जो उनकी पावर, क्योंकि उन्होंने पावर एक्सरसाइज करनी है तो उसको पुलिस स्टेशन डिक्लेयर कर दिया और फिर वो अपना काम जारी रखेंगे। नंबर 5 पे जो भी इसमें मेंबर है उसके पास ये अथॉरिटी, अगर कोई उसने कोई प्रॉपर्टी है, कोई उसको कोई ऐसी चीज है जिसको वो रिटर्न में दे दे, इसको आप रिमूव नहीं कर सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते, डिस्पोज ऑफ कुछ भी नहीं कर सकते, तो अब वो बंदा उस वक्त तक रिमूव नहीं कर सकता जब तक उसको रिटर्न ऑर्डर ना मिल जाए। उसको परमिशन मिलेगी तो फिर ही उसने प्रॉपर्टी रिमूव करनी है। अगर वो रिमूव कर देता है तो उसको एक साल जो है वो रिगोरियस पनिशमेंट है, कैद बामुशक्कत दी जा सकती है या फिर जुर्माना कर देंगे या फिर दोनों। यहां तक क्लियर है? चले, अच्छा फिर है 5A। ये याद है 10A, 19A, 25A। चले ब्रेक लेते हैं, जस्ट इसके बाद ब्रेक लेते हैं, 5 के बाद ब्रेक लेते हैं। ये 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में है और ये ऐड कब हुए थे? 18 अमेंडमेंट। ये फेयर ट्रायल का है, 2010 अप्रैल। ये राइट टू इंफॉर्मेशन है और ये जो है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। इन सब के साथ AA लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या मेंशन है सबसे पहले ऊपर 5A, तो डेफिनेटली ये अमेंडमेंट आई है इसकी 2002 और ये पीरियड किसका था? परवेज मुशर्रफ साहब का। तो अब इन्होंने कहा जी असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल, AD लीगल और डिप्टी डायरेक्टर लॉ। ये AD लीगल की अभी ये रिसेंटली रिजल्ट भी आया है। AD लीगल और डिप्टी डायरेक्टर लॉ, ये जो दो लोग हैं ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे, लेकिन स्पेशल कोर्ट्स जो भी केसेस, क्योंकि FI के स्पेशल कोर्ट्स हैं तो उसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होंगे ये दो लोग ऑथोराइज्ड। ये क्लियर है? और 5A का नाम है सर्टेन ऑफिसर्स ऑफ द एजेंसी डीम्स टू बी पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन स्पेशल कोर्ट्स। आगे लिखा हो नहीं, ये वैसे मैं कह रहा हूं स्पेशल कोर्ट। यहां तक क्लियर है? हाई कोर्ट कहां से इसमें आती है? इसमें हाई कोर्ट वाला नहीं, स्पेशल कोर्ट्स इनकी अपनी है। जो पेशियां लग रही होती हैं ये खुद ही लगा रहे होते हैं उसको। चलें जी, नेक्स्ट हम जो है वो 1 मिनट का ब्रेक ले लें, 5 के बाद 5A, 1 मिनट का ब्रेक ले लें, फिर ये आगे नेक्स्ट 10 मिनट में एंड हो जाएगा। पानी शानी पी लें, वैसे इतना ड्राई था नहीं जितना हो गया।
चलिए नेक्स्ट इसमें हम कंटिन्यू करते हैं। सेक्शन 6, ये अब आसान से आगे चीजें, इतनी को मुश्किल नहीं है। पावर्स टू अमेंड द शेड्यूल, ये हम पहले बात कर चुके हैं। शेड्यूल कौन बताएगा? यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, दिस वन। तो इसका शेड्यूल भी जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ने देना है, एजेंसी बनानी भी फेडरल गवर्नमेंट ने है। तो 6 की एक ही बात है, इसके अलावा इसकी और कोई बात नहीं है कि पावर जो है अमेंड करने की वो सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट के पास है। लेकिन ऑलमोस्ट 5 से 7 मिनट, लेकिन उसको ऑफिशियल गजट में प्रिंट करेगी, नोटिफाई करेगी। इसमें किसी चीज को मॉडिफाई भी कर सकती है, ओमिट भी कर सकती है। ये क्लियर है? 6 सिंपल सा है पावर टू अमेंड रूल, और ये करेगी फेडरल गवर्नमेंट। उसके बाद आ जाए 7, डेलीगेशन ऑफ पावर्स। ये जो हम पहले बात कर रहे थे कि डीजी साहब ने सारे काम नहीं करने, बिल्कुल वही पार्लियामेंट ही करेगी। फेडरल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया हुआ, तो फेडरल गवर्नमेंट इसमें वही आएगा। नहीं नहीं, नेशनल असेंबली से सारे ही उसमें होगा। कब इसमें नोटिफाई होगा गजट में? जब नेशनल असेंबली से पास होगा, सेनेट से पास होगा। हाँ जी बिल्कुल, और फिर उसको प्रेसिडेंट देगा। प्रेसिडेंट नहीं देगा तो फिर ये 2/3 मेजोरिटी से करेंगे, तो फिर जाके होगा। सेक्शन 7, डेलीगेशन ऑफ पावर्स। अब डीजी साहब जो हैं वो राइटिंग में अपनी पावर्स डेलीगेट कर सकते, एनी मेंबर वो उसको एक्सरसाइज करेगा। यहाँ पे पावर आती है डायरेक्टर्स की और एडी। तो डीजी ही अपनी पावर्स डेलीगेट कर रहा होता है डायरेक्टर को, और उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर्स को, और फिर वो डेलीगेट आगे कर रहे हैं। बिल्कुल डेलीगेट कर दिया, रिप्रेजेंटेटिव अथॉरिटी है उनके पास। तो खुद वो आईजी की पावर्स इंजॉय कर रहे हैं, और फिर वो इन राइटिंग वो पावर डेलीगेट कर रहे हैं आगे। तो ये इतना ही है डेलीगेशन ऑफ पावर। तो डीजी जो है राइटिंग में जो है वो कर सकता है। इसमें ये भी नहीं कि जबानी कलामी कह दे कि जाके बंदे को भड़का दो, तो फिर नहीं भड़का देना। राइटिंग में होगा तभी इसमें जो है वो कर सकते हैं। क्लियर हो गया ये? नेक्स्ट है इंडेमनिटी। अब जाहिर सी बात है, अब ये इतना रिस्की काम कर रही हैं, बगैर अरेस्ट के पकड़ रही हैं, इसमें सारा कुछ कर रही हैं। तो कोई भी कोई सूट, प्रोसिक्यूशन या कोई भी लीगल प्रोसीडिंग फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी या इसके मेंबर्स के खिलाफ नहीं की जा सकती। और मतलब वो गुड फेयर के तौर पे काम कर रहे हैं, तो कोई भी सूट, प्रोसिक्यूशन या अदर लीगल प्रोसीडिंग किसी भी मेंबर के खिलाफ नहीं की जा सकती कि उसने कोई केस किया तो उसके ऊपर उल्टा केस कर, इसने मुझ पे केस क्यों किया। वो डेफामेशन और इस तरह के जो केसेस हैं। ये क्लियर है? ये इतना सही है इसमें, और इसमें कुछ नहीं है कि कोई भी इसमें सूट, प्रोसिक्यूशन या अदर लीगल एक्शन इसके खिलाफ नहीं होंगे। जब ये सारी पावर एडी की होंगी तो सबकी हैं ये। तो ये सबसे जो है इंडेमनिटी से रिलेटेड सेक्शन 8। तो इसके बाद सेक्शन 9, पावर्स टू मेक रूल्स। अब रूल्स बनाने हैं, तो अब जाहिर से सारा कुछ ही जब फेडरल गवर्नमेंट कर रही है तो कौन रूल बनाएगी इसके? डेफिनेटली ये। और इसमें जो है वो सरेआम और इकरार हसन साहब का वाकया किसी से छुपा हुआ नहीं है, तो वो भी तो एफआईए के खिलाफ गए थे रेड कर। फेडरल गवर्नमेंट जो है एफआईए का था, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का था, आईबी का था। तो ये बहन भाई हैं आपस में कोई। अच्छा ठीक है, चलें वो भी कोई इतना इसमें इतना नहीं, आईबी और ये सारे एक जैसे ही। बंदा जितना पढ़ना ये भी पढ़ के ले जाते हैं विगो शिको पे। चलें नेक्स्ट हमारे पास है फेडरल गवर्नमेंट। इसी ने जो है वो पावर है टू मेक रूल्स, ये पावर बनाएगी, लेकिन उसको नोटिफाई करेगी गजट में, वही बात है। और जिस तरह से वो चेंज करेगी और इसके पर्पज ऑफ एक्ट। फिर 9(2) ये सिंपल दिया हुआ है
और जो पार्टिकुलर इसकी पावर्स हैं जिसमें डीजी की टर्म है, इसके रूल्स बनाए जाएंगे, इसकी टर्म कितनी होगी, इसकी कंडीशन, इसके प्रिविलेजेस कौन से होंगे, और उसके अलावा जो है इनकी इंक्वायरीज और फंक्शन इन्वेस्टिगेशन ये कैसे होंगी, और फिर इसमें नेचर एक्सटेंट क्या होगी, ये कभी एग्जाम में नहीं आया होगा। और दूसरा यहीं पे फिर अगेन इसको मेंशन किया गया है कि जो पावर आईजी की होंगी वो एक्सरसाइज करेगा डीजी। इसको पहले भी मेंशन किया गया और इसको दोबारा भी मेंशन किया गया। अब तो कोई मुद्दत नहीं है, जब भी आता है कोई चेंज कर देता है। अभी भी रिसेंटली चेंज हुए हैं, पहले भी बहुत जल्दी इसको चेंज किया है। तो फेडरल गवर्नमेंट इसको स्पेसिफाई कर सकती है, उसकी मर्जी है, जितनी मुद्दत उसको दे। और ये मेनली क्योंकि ऑफिसर ही होते हैं, वो इसमें कोई इतनी स्ट्रिक्टनेस देखी तो नहीं है कि इसमें कोई फिक्स टर्न्योर पे करता हो। और सेक्शन नंबर 10 लास्ट, रिपील। इसने रिपील किसको करना है, इसकी बात हम पहले कर चुके हैं। पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट 1948 एक, और स्पेशल पुलिस एंड प्रोविंशियल पुलिस अमलगमेशन ऑर्डर 1962, इन सबको इसने रिपील कर दिया और अब बन गया है एफआई। इसकी फिर आगे डिटेल दी हुई है कि रिपील करने के बाद जितने भी वो बंदे थे वो सारे के सारे जो हैं वो अब एफआईए के मेंबर हो गए, वो सारे मुलाजिम वहां आ गए। कोई इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो वो भी अब एफआईए के अंडर आ गई। तो ये सारी चीजें अगर कोई इसमें नोटिफिकेशन, ये उनके हवाले से कोई ज्वाइन करता है नहीं करता तो किस हवाले से करना है, तो इसने मेनली जो दो चीजों को रिपील कर दिया, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट को भी और अमलगमेशन ऑर्डर जो था उसको भी रिपील कर दिया और ये नया एक्ट आ गया। अब आ जाए इसके शेड्यूल। ये बस 1 से 2 मिनट का इसमें, ये इसमें मेंशन है, एक ही शेड्यूल है इसमें। आईबी की पावर इससे कम नहीं, ज्यादा ही होंगी इससे, इतनी या बराबर ही होंगी इसमें। सबकी अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन होती है, सब बादशाह होते हैं। इवन तो कांस्टेबल की बात आप प्रोविंशियल पुलिस की देख लें, उसकी भी कम नहीं होती। तो ये सारे मेंशन है, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है टोटल। एडी तो बनने के बाद ही पता चलेगा। टोटल 115 इसके अंदर बताए गए हैं शेड्यूल में ऑफेंसेस जो हैं। और फिर उसके बाद है ये एमसीक्यूज फॉर्मेट में भी आपको दे दिए हैं, और इसका एक टेस्ट जो है वो अलग से कर लें अटेम्प्ट। इसको इसने 3 से 4 पेपर में पूछा है, और इस तरह से पूछा है कि एफआईए की जुरिस्डिक्शन में क्या क्या जो है वो इसमें आता है। जस्ट लाइक पासपोर्ट एक्ट 74, और दूसरा कोई आप ले लें रजिस्ट्रेशन एक्ट 1973, और सी बोथ, और डी नन ऑफ दिस। एक दो बार इसने सवाल पूछे, एक बार गो थ्रू कर लें, कुछ ना कुछ इसमें याद रह जाए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये पूछा हुआ एक 1997 का है टेररिज्म का, यहीं कहीं होगा वो, दिस वन, ये पूछा हुआ है। नहीं, डिटेल बिल्कुल नहीं कर, ये सिर्फ इनके नाम कि ऑफेंसेस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट, ऑफेंसिव पनिशेबल अंडर दिस एक्ट। सबको एक बार गो थ्रू कर लें, याद रह ही जाएगा इसमें किस तरह से। जैसे नादरा है, नादरा कब बना था, यहाँ पे गलत दिया हुआ है, कहीं होगा बट वो रॉन्ग है। ये यहाँ पे ये गलत है, 2000। या इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑर्डिनेंस है, कॉपीराइट ऑर्डिनेंस 1962। ये ईयर्स हैं जिसमें ये एक्ट आए हैं। इसमें एक और एक्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा है, जो बाकी तो सारे ठीक है, सारे सही थे, बट इसमें एक और एक्ट 1910 का भी ऐड है। पता नहीं कहाँ पे, नजर नहीं आ रहा ये दिस वन, ये 2010 का है, ये नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है 2010 का, 1910 का, ये दिस वन, ये 29 नंबर पे। तो इसको भी इसके अंदर डाला हुआ है। तो जो भी इसमें फेडरल गवर्नमेंट चाहेगी वो इसको कर देगी, तो ये उसी की मर्जी है।